बिहार में हर दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, कोई ना कोई खबर आ रही है, लेकिन इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो खान सर बनाम रोशन आनंद सर का मुद्दा है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जिन्हें बिहार का भविष्य माना जाता है। खान सर बनाम रोशन सर के मामले में एक नया मोड़ आया, जहां पर रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई, वो भी नेपाल में। और अब कहा जा रहा है रोशन आनंद सर के पक्ष की तरफ से कि वो एक हत्या है। कई तरह की मांग भी हो रही है, लेकिन ये नेपाल का एंगल जो आया है वो कोई नया नहीं है। मामला नया है, लेकिन नेपाल बिहार के संदर्भ में और बिहार के क्राइम सीन्स के संदर्भ में एक पुराना मसला है। यहाँ पर कुछ भी होता है तो लोग नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। और कैसे कैसे क्या होता है, क्या समझौते होते हैं जो यहाँ के अपराधी वहाँ भेजे जाते हैं, वहाँ के अपराधी यहाँ आ जाते हैं, इन सब चीजों को आज हम समझेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम बिहार की बात देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में और हमारे कार्यक्रम बिहार की बात में। हम उस मसले पर विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये खान सर बनाम रोशन सर का जो मामला है, आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कई इंटरव्यूज भी आपने दिए। अभी जो ये नेपाल वाला एंगल आया है, रोशन आनंद सर की ओर से कहा जा रहा है कि दोबारा पोस्टमार्टम जांच हो, क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी है पहले वाले जांच में कुछ ऐसा साबित नहीं हुआ है कि हत्या हुई है, हत्या जैसा कुछ नहीं लग रहा है। तो क्या आसान है यहाँ की गवर्नमेंट का या फिर यहाँ की पुलिस का वहाँ से दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कलेक्ट करवा लेना या फिर उसको चेंज करवाना या चेंज की अर्जी भी डालना? देखिए, ये बातें सोशल साइट पर चल रही हैं, लेकिन ये बच्चों वाली बात लगती है। घटना अगर बाहर किसी सॉवरेन कंट्री में, जो संप्रभु कंट्री है, वहाँ कोई घटना घटेगी तो वहाँ का जो लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो पुलिस है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसका काम है जांच करना जी। आप उसके घर में जाकर के अपनी जांच आप नहीं कर सकते। घटना वहाँ घटी है, यूडी केस कहते हैं हमारे इंडिया में इसको, अननेचुरल डेथ को, जो 194 नए वाले बीएनएसएस में आता, पहले शायद 174 में आता था सीआरपीसी में। तो यूडी केस में पुलिस अगर रजिस्टर्ड कर देती है कि डेथ हो गया, तो घटना की बहुत जानकारी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन सुने कि रूम के अंदर सोए हुए थे और नींद में ही उनकी सांसें बढ़ गई। जिस कारण से बढ़ी, कोई दवा से या कुछ खाने पीने से, जिस कारण से बढ़ी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल उनके ही लोग ले गए जो उनके साथ वहाँ पर गए। एक बात और भी चल रही थी कि आँख के नीचे चोट, हो सकता है बिछावन पर से गिर गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, या केवल उठाने में भी चोट लग जाती है। बीच में घटना और घटी थी, तो पटना में बहुत चल रहा था कि वहाँ चोट लगा हुआ है। जब आप हर बार में उठाते हैं किसी ऐसे बड़ जो आदमी पूरा गिर जाता है बिछावन पर, तो किसी को उठाइएगा तो उठाने में भी खरोच हाथ का नाक नेल का बाइट लग जाता है, या उठाने में कहीं चोट लग गया, या उस आदमी तो होश में है नहीं, आपकी गाड़ी में ही रखे तो उसमें रखने में चोट लग गया, तो लोग कहता है कि चोट लग गया, देखो मारा हुआ है, पीटा हुआ है। ऐसी बात नहीं, उठाने में कहीं खरोच तो लग ही सकता है। अगर एक आदमी पूरा शरीर को लूज कर दे और उसको चारों हाथ से तो दोनों हाथ से 4 आदमी मिलकर उठाइए, तो क्या चांस नहीं है कहीं नाखून लग जाए, कहीं ये बाइट लग जाए? बहुत सारी बातें होती हैं इस ढंग की बात। तो ये केस अननेचुरल डेथ का केस है, यूडी केस कहते हैं इसको। अब उसमें पोस्टमार्टम नेपाल में हुआ होगा, नेपाल से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहाँ आएगा नहीं। अब सॉवरेन कंट्री में अगर एक लाइन में उत्तर पूछिएगा तो कुछ नहीं, इसमें जांच वहाँ वाले केस में हो सकती है। जो भी घटना यहाँ हुई उसकी जांच यहाँ हो सकती है। और अब तो सर अंतिम संस्कार हो गया है और बाकी चीज़ें भी हो गई, उतनी दूर से पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि क्राइम सीन भी इंटैक्ट होगा कि चलो बॉडी तो चली गई, क्राइम सीन का भी जाकर रेफर कर सकते हैं। एक एंगल इसमें आ सकता है, अगर रोशन आनंद या उनके परिवार के लोग यह आरोप लगाते हैं, अगर सुसाइड तो है नहीं है, सुसाइड कहते हैं एबेटमेंट आता कि उसको इस ढंग से ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, सुसाइड कर लिया। अब अगर कोई मर्डर एंगल आता कि भाई कोई हत्या हुई है, कोई और प्लानिंग हुई है, अगर इस ढंग का षड्यंत्रकार का कोई कुछ भी अगर बात आती है, तो इस ढंग के एंगल में एफआईआर वो यहाँ के बिहार पुलिस में भी कर सकते हैं। कर तो देंगे, लेकिन एविडेंस कहाँ से आएगा? एविडेंस जब आएगा तो नेपाल से आएगा, घटना वहाँ घटी। नेपाल से एविडेंस लाना एक बहुत टेढ़ी खीर है, चूँकि बिहार पुलिस लिखेगी और वहाँ से आ जाएगा, वो आसान है। अगर बिहार का कोर्ट भी चाहे कि इन्फॉर्मेशन हम मंगा, डायरेक्ट लेटर यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। उसका सिस्टम है कि फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लेटर जाएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास लेटर जाएगा, उसको कहते हैं लेटर्स ऑफ रोगेट्री।
वो लेटर जाएगा, फिर वो लेटर के बाद इन्फॉर्मेशन वो चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। आपका लेटर, आपका रिक्विजिशन बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर। तो बाहर की घटना पर जांच होना संभव नहीं है। ऐसे जो नई वाली जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 1 के सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान का कोई आदमी बाहर जाकर कोई क्राइम करता है तो उसकी जांच यहाँ हो सकती है। लेकिन हमने कहा बाहर जाकर कोई क्राइम करता है तो, लेकिन बाहर जाके क्राइम करेगा तब नहीं जांच करिएगा। दूसरा, उसके लिए पहले साबित करना होगा कि वो क्राइम है। अच्छा। दूसरी बात अगर यह है कि अगर कोई जहाज रजिस्टर्ड है यहाँ पर भारत में, अब हम भारत पर आया, कोई जहाज भारत में रजिस्टर्ड है, उस पर या तो इंडिया का आदमी या वहाँ बाहर का आदमी नौकरी अगर कर रहा है, उसको क्राइम करता है, उसकी जांच भी इंडिया की पुलिस करेगी। ये सिस्टम है उसमें करने का। जहाज यानी पानी वाला जहाज, वो जहाज जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, या आपका जहाज, हवाई जहाज भी अगर ऊपर से रजिस्टर्ड है और आपके यहाँ से गई है, उसमें कोई क्राइम होगा तो उसकी जांच इंडियन पुलिस करेगी। यह सेक्शन आया हुआ उससे 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है और सेक्शन 1 के सब सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता में भी है ये चीज़। तो उसकी जांच लेकिन बहुत लिमिटेड इस सब में स्कोप होता है, क्योंकि बाहर की जो घटनाएं घटती हैं उसका एविडेंस मिलाना बहुत मुश्किल होता है और एविडेंस नहीं मिलेगा तो उसी ढंग का कुछ भी करके क्लोज किया जाता है। तो अगर वन लाइन में अगर कहें, लेकिन एक बात है कि अगर कोई फैमिली वाले लोग केस करेंगे, FIR करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए यहाँ की पुलिस जिन लोगों पर आरोप लगाते हैं उनके परिवार, उनको बुला के पूछ सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 35 उपधारा 3 के अंतर्गत वो बुला के पूछ सकते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और अगर वो बुलाते हैं, जैसा हमने कहीं पढ़ा कि उनके दीवार पर चिपका दिया था कि फलाने लोग आके बताएं, अगर पुलिस बुलाती है तो उसमें जाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर नहीं जाएंगे तो वायलेशन माना जाएगा। दूसरी बात, उसमें पहले 41A था CRPC में, तो जांच पुलिस कर सकती है, लेकिन क्या पुलिस उस FIR में किसी को अरेस्ट कर सकती है? तो नहीं, अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट करेगी पुलिस तो उस केस में बेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हैबीज कॉर्पस एक होता है हाई कोर्ट का, सीधे हैबीज कॉर्पस में जाके हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में जाकर लगाइए कि भाई हमें गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। अगर ये आप लगा देते हैं तो वहाँ से, चूँकि एविडेंस जीरो है, वहाँ पर जांच के लिए पुलिस जांच कर सकती है। यहाँ के लोग कहेंगे लेकिन उनके साथ कौन लोग था, कैसे रहे, कोई बीमारी था या कुछ खाए पिए, इस बात का जो इन्फॉर्मेशन वहीं से ना आएगा। जब तक कानून को एविडेंस अगर आप नहीं दीजिएगा तो ऐसे हियर सेज पर केस नहीं चलता है। सर, अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से जांच शुरू हो जाती है और क्योंकि अगर जांच होगी तो मौत के वक्त में प्रिंस यादव के साथ जो लोग थे उन लोगों की तो पूछताछ होनी एकदम सबसे ज़्यादा नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मौजूद थे उस देश में उनके साथ में। तो वापस उनको वहाँ पर ले जाकर पूछताछ करना कितना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ तो ले ही नहीं जा सकते। जब होगा तो जो जांच होगा आपके हिंदुस्तान के, भारत देश के परिधि में ही होगा, भारत के बाहर नहीं हो सकता। अच्छा। वहाँ तो न यहाँ की पुलिस जा सकती है और न यहाँ का कोर्ट वहाँ जा सकता है। कोई उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है देश के बाहर, कोई अधिकार क्षेत्र बनता ही नहीं है, तो वहाँ जाने की तो बात ही नहीं है। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से आप वहाँ से कराएं और वहाँ से एक्सेप्ट कर लिया, चूँकि इंडिया और नेपाल में क्राइम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में है कि वहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत टेढ़ी खीर अगर उसमें अगर जाता है और जाकर कराते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहे तो भेज दे सकता है, लेकिन फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा? इसलिए इस केस में बहुत फर्दर इन्वेस्टिगेशन संभव नज़र नहीं आता है हमें। एक और अभी ट्रेंड चला है, हम इसको ट्रेंड इसलिए कह रहे हैं कि हालांकि घटनाएं बड़ी होती है, लोग मांग करते हैं, CBI जांच की मांग हर चीज़ में की जाती है, इस वाले केस में भी की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आप ये एयर क्लियर करें कि CBI कैसे ऑथराइज हो सकती है दूसरे देश में जाकर किसी भी, क्या वो ऐसी एजेंसी है, क्या उसके पास पावर्स हैं कि वो फॉरेन लैंड में जाकर कोई जाँच कर सके? CBI तो नहीं, एक एजेंसी होती है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जी, पता नहीं उसका पहले सर CBI क्लियर करिए, क्योंकि लोग मांग करते हैं कि CBI जांच कराइए। लोग अभी भी देखिए, लेमेंस लैंग्वेज है, CBI जांच तभी होगी जब या तो मुख्यमंत्री लिख करके दें किसकी इस घटना की, अगर कोई FIR होता है इस घटना की जांच CBI, लेकिन CBI भी वही करेगी जो पुलिस कर रही है।
तो पुलिस से बाहर कोई अधिकार से सीबीआई फॉरेन लैंड में ऑथराइज सीबीआई भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ही काम करेगी और बिहार पुलिस भी उसी कानून से काम, दोनों का कानून यानी एक कि ही वो है। इंडिया में ही काम करेगी, इंडिया में ही काम करेगी, बाहर इंडिया वहां के तो बाहर जाके जांच कुछ नहीं कर कुछ सकती कुछ है। नहीं। आप इंटरपोल के बारे में बताएं। इंटरपोल के पास उनको है कि पूरे इंटरनेशनल में कहेंगे, इंटरपोल भी बहुत जगह कोई बहुत इफेक्टिव नहीं, अगर इफेक्टिव हुआ होता तो आपके कंट्री से विजय माल्या जी फ्यूजिटिव हैं, फरार हैं, आपके कंट्री से नीरव मोदी जी फरार हैं, आपके कंट्री से ललित मोदी फरार हैं, आपके कंट्री से कोई समचौकसी हैं वो फरार हैं, ये बहुत सारे लोग और भी होंगे। कहाँ कुछ आज तक एक्स्ट्राडिशन हो पाया, जिसको क्या प्रत्यार्पण कहते हैं दो कंट्री के बीच में, वो तब तक नहीं होगा जब भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है तो भी होना मुश्किल है, वहाँ से बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता किसी, वहाँ से बहुत लंबा समय लगता है। बहुत कंट्री जो है जहाँ पर बहुत ईजी है तो वहाँ से भेज देगा आपके जो आपके यहाँ अपराध करके गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इंग्लैंड है, नेपाल है और भी बहुत कंट्री जहाँ का आपके यहाँ के क्राइम पर कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा हम देखेंगे हमारे देश में कोई क्राइम किया है कि नहीं किया है। सर, हाल के दिनों में इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है वो बहुत बदला है, कुछ देशों से बहुत अच्छा हो गया है तो कुछ देशों से थोड़ा बिगड़ भी गया है। और हम जैसी खबरें देख रहे हैं कि अब नेपाल कह रहा है कि यूरिया नहीं खरीदेंगे भारत से, तो आम नहीं खरीदेंगे, हालांकि वो खबर बाद में कहा गया कि वो गलत थी खबर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नई सरकार बनने के बाद नेपाल में कुछ तो बिगड़ा है भारत के साथ में, हल्का रिश्ता जो पहले बहुत ज़्यादा मजबूत और इंटैक्ट माना जाता था। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ सब कुछ बदल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस बदल रहे हैं, क्या न्याय की उम्मीद लगाई जा सकती है दूसरे देश से? देखिए है क्या कि इस प्रायद्वीप में, इस कॉन्टिनेंट में भारत सबसे बड़ा देश है जी, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इकोनॉमिकली मोर स्टेबल कंट्री है, लोग यहाँ के खुशहाल हैं, यहाँ का व्यवस्था, सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक्स, नॉलेज सारा डेवलप्ड है। जो सेटेलाइट कंट्रीज हैं आपके अगल बगल, सेटेलाइट वर्ड में ये छोटे छोटे कंट्री है, चाहे लंका हो, बांग्लादेश हो, जी, बांग्लादेश तो हम लोगों का क्रिएशन है, और ये म्यांमार है। नेपाल है, पाकिस्तान तो आप ही का फ्रेगमेंट है जो आप ही से निकला है, चाइना बहुत बड़ी कंट्री आपके बगल में। तो होता क्या है कि जो आपके बीच सबसे बड़ा है उसके बारे में ऐसे एक एलर्जी फॉर्म कर जाती है। गांव में कोई बड़ा, उसी परिवार में 4 भाई और एक भाई बड़ा हो जाएगा तो तीनों भाई से अगर आप समाज में बैठती हैं, कहीं जाती होंगी तो तीनों भाई से पूछिएगा, उसका बेमतलब कभी कुछ शिकायत करेगा, कुछ भी इशू बोलेगा, उसके परिवार में कोई बच्चा परिवार में गड़बड़ हो या साधारण थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, उसकी वाइफ का कुछ हो, उसकी वाइफ थोड़ा बाल छोटा कर ले, 4 कहानी बन जाती है गांव में। जब तू अपने घर को देखता है फिर अपने मन में इच्छा रहता है हमारे घर में वैसा हो जाए तो अच्छा रहता है। वही हाल है देश में, देश अपना बड़ा है, एस्टेब्लिश्ड है, ईर्ष्या का कारण है अगल बगल देश। बाकी सेटेलाइट कंट्रीज है तो नेपाल उपाल सबको तो एलर्जी रहती है। बगल में एक चाइना है, जो चाइना थोड़ा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जो हम लोग विरुद्ध में लड़ता है उसके साथ हो जाती है, क्योंकि उसको है कि भाई हम बड़े हैं और इंडिया बड़ी है तो इससे जो लड़ेगा हम उसके साथ हो जाएंगे, एनिमीज फ्रेंड। तो इस ढंग की बात होती है। इंडिया की जो स्थिति है, इंडिया अपने बल पर है, सुदृढ़ है और इंडिया मेंटेन है सब जगह के बीच में। ये तो होता है बड़ा बनने का ही नेगेटिव पॉइंट। सर, जिस बात से मैंने शुरू किया था ये वीडियो, वही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जब रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई यहाँ पर, उसके बाद ही उनके भाई नेपाल चले गए थे गिरफ्तारी के डर से कि उनकी गिरफ्तारी ना हो पाए, वो अरेस्ट ना हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके लिए मैनेज करते थे। शायद ये सोचा होगा कि एक आदमी बाहर रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ये कोई नया मसला नहीं है। आप देखिए कि अगर नगर परिषद का कोई चुनाव हो रहा है तो सारे लोग चले जाएंगे नेपाल, जिसको अपने पक्ष में, ये आमतौर पर चलता है बिहार में। यहाँ किसी के लिए कोई वारंट जारी हुआ तो वो चला जाता है नेपाल। यहाँ कुछ भी होता है, अगर बिहार की पुलिस और भारत की सरकार से, बिहार की सरकार से किसी को बचना हो तो वो आराम से जाकर नेपाल में छुप जाता है। और ऐसा भी नहीं छुपता है कि उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, पता रहता है सबको कि वो नेपाल में है, वो नेपाल में है। तो आखिर नेपाल और इंडिया के बीच में ऐसा क्या है कि क्या बिहार या फिर भारत की पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियां नेपाल से जाकर लोगों को नहीं उठा पाती? कोई ऐसी ट्रीटी है, कोई ऐसा कानून है? नेपाल इंडिया में रोड लिंक है जी, रोड का लिंक है और बॉर्डर बहुत बड़ा है तो आराम से लोग आना जाना कर लेता है। दूसरी बात क्या है कि दोनों का जो कल्चर है, दोनों हिंदू मेंटेलिटी के लोग हैं, दोनों के इवन कि भगवान राम का जो सीता जी का जनकपुर था वो वहाँ ही है, फिर नेपाल में ही है, तो कल्चरल मिंगलिंग बड़ा इजीली हो जाता है। तीसरी बात जो आपने कहा कि क्यों भागता है, वहाँ क्रिमिनल्स असाइलम क्यों बना हुआ है,
क्रिमिनल्स हेवन क्यों बना हुआ है? तो मुख्य कारण ये है कि वो सॉवरेन कंट्री है। एक कंट्री जो सॉवरेन है, चाहे कोई भी कंट्री, आपके बगल में बांग्लादेश में कांड हुआ तो उसके प्राइम मिनिस्टर भाग के आपके यहाँ चली आई। तो ये जब घटनाएं घटती है तो कोई भी आदमी किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है तो सॉवरेन कंट्री वहाँ प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है। कोई क्रिमिनल, जैसे अभी आज मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि जो बिहार में अपराधी हैं वो बिहार छोड़ के चले जाएं, तो जो अपराधी हैं वो छोड़ के कहाँ जा रहे हैं पता है ना? जो हाँ बता रही हैं वो सब नेपाल जाके ही चले जाएंगे और नेपाल से ही काम धाम शुरू करते हैं। तो ये क्रिमिनल्स का हेवन बना हुआ है। अब इसमें इंडिया को एक ट्रीटी करना पड़ेगा, भाई हमारे यहाँ जो क्रिमिनल आएगा हम जब चाहें तो कर दे। तो आज बहुत दिनों से प्रयास और आज तक तो नहीं हुआ है, उसी का फायदा लोग उठा रहे हैं। सर जैसे कोई भी सॉवरेन बट वहाँ के क्रिमिनल जो आपके क्रिमिनल भाग के वहाँ चले जाएंगे उस पर आपका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है। अच्छा, जैसे कोई भी सॉवरेन कंट्री होती है, आपने शेख हसीना का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पर क्या आसानी से असाइलम लिया जा सकता है? वहाँ असाइलम देना इंटरनेशनल एक रिलीजियन बना हुआ है, ह्यूमैनिटी का, कि अगर कोई दूसरा कंट्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भागता है तो आपको उसको ठीक से रखना है, पालन पोषण करना है, सब कुछ करना है। ये तो पहले से ही नियम है, पूरा आदि काल से नियम चल रहा है। सर अंतिम सवाल मैं ले रही हूँ, रोशन आनंद वाले सिनेरियो में अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं खान सर पर कि उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा और किसान कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं उन दोनों ने मिलकर कोई षड्यंत्र रचा और उनके भाई की हत्या करवा दी नेपाल में, और अब उनके भाई का पार्थिव शरीर बिहार आ गया, सारे जो क्रियाकर्म हैं वो हो रहा है, और ऐसा अब मैं भी नहीं मानती हूँ, आप भी नहीं मानते होंगे कि जिस कमरे में वो होंगे जहाँ से उनको ले जाया गया होगा वो क्राइम सीन या फिर जो भी माने उसको, वो जो सीन है वो इंटैक्ट होगा, वो तो कंटामिनेटेड हो गया होगा पूरी तरीके से। तो अब जाकर रोशन आनंद को अगर अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए कानूनी तौर पर, तो उन्हें किन दरवाज़ों को खटखटाना चाहिए, कौन से कानून उनकी मदद करेंगे? FIR वो कर सकते हैं पुलिस में कि हमें ऐसा डाउट है कि उसकी षड्यंत्र में हत्या हो गई है। लेकिन बिहार पुलिस, पटना में? बिहार पुलिस में, और कहाँ FIR करेंगे वो? हाँ। तो FIR कर सकते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेशन का लिमिटेशन भी पहले ही बता दिया, बहुत लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन उसमें हो सकता है। उनके भाई जो यहाँ से गए थे वो एक FIR था, उस FIR में वो 109 के अटेम्प्ट टू मर्डर के एक्यूज थे, वो अरेस्ट के डर से भागे हुए थे यहाँ से। जब भागे थे उनके साथ कोई जो उनके प्रतिद्वंदी हैं जिन्होंने FIR किया, उनके कोई लोग साथ में नहीं गए थे, उनके ही लोग, उनके ही मित्र साथ में गए थे, उन्हीं के साथ वो गए हुए थे। मौत हुई, उनके लोगों को पता था कि वो कहाँ पर हैं। अब वो चले गए, चूँकि दोनों में झगड़ा हुआ है तो उनके यहाँ घटना घटेगा तो इन पर आरोप लगा देंगे। अभी मैंने शुरू में आपके वीडियो किया था तो हमने कहा था कि अभी ये युद्ध चलेगा इन लोगों के बीच में, यद्यपि अब दोनों निकल के आवे, दोनों सुलह कर लें, सेटलमेंट करके अपने जिस पेशा में उस पेशा पर ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा दोनों के लिए होगा। कोर्ट ने भी कल यही बात कही है कि आप शिक्षण पेशा में हैं, ये प्रतिनिधि जो बिल्डर डेवलपर लोग करता है या बड़े व्यापारी कॉर्पोरेट घराने करते हैं वो ना करें, दोनों बर्बाद होंगे। अब एक दूसरा पर देखिए, पुलिस FIR करना, कुछ भी FIR करना, कुछ भी केस करना, एक चोरी करवा दें कहेंगे मेरा वो चोरी कर लिया, बिजली का शॉर्ट लग गया कहेंगे उसने आग लगा दिया, तो ये तो एलिगेशन तो एक दूसरे पर लगा ही सकते हैं और FIR और केस तो कर ही सकते हैं। ये तो लड़ने का बहाना, इसका अंत लड़ाई से नहीं होगा, लड़ाई इसका सेटलमेंट से ही अंत होगा। तो उनके दोनों के हित में है कि बैठ सेटल कर लें, बेवजह का आरोप एक दूसरे पर ना लगावें। अब इसमें यह बात हो सकती है कि लोग कह रहे हैं कि FIR जो उन्होंने किया, जो खान जो हैं जिनका कोचिंग है, उन्होंने गलत FIR कर दिया। गलत FIR अगर प्रूव होता है लास्ट में तो उनके ऊपर भी 294 में एक्शन हो सकता है, इसमें 5 साल तक सजा भी है। तो गलत FIR इस्टेब्लिश होगा तब ना कि FIR गलत होगा, मारपीट हुई है कि नहीं हुई है। खान सर के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, तो उस एक्शन तो उस पर हो सकता है कि भाई हमने हमारे पर गलत FIR करके हमको फंसा दिया। तो ये सब आपस में लड़ाई झगड़ा, लेकिन इससे कोई अंत नहीं होगा। एक 4 FIR ही करेंगे, 4 FIR वो करेंगे, इससे क्या हो जाना है? कुछ तो नहीं होना। FIR होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट केसेज होंगे, बट अंत होगा सेटलमेंट से ही। आखिरी सवाल है ये मैं पूछ रही हूँ, आप ये जो पूरा मैटर देख रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप जज नहीं हैं और ना ही हम दोनों यहाँ पर कोई जजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पूरे करियर में ऐसे केसेस देख रहे होंगे जहाँ पर दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप वाला ये चल रहा है। ये जो पूरा मैटर, बेशक आपने इसको स्टडी किया होगा, आपने देखा होगा कि कहाँ से कैसे, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक जो बोलते हैं ना कि कंक्लूजन, एक क्रक्स ड्रॉ करता है इंसान, आपने क्या क्रक्स ड्रॉ किया? देखिए, 2 बातें इसमें हमको बड़ा, एक बात तो सिल्वर लाइनिंग जो हमको अच्छी बात लगी समूचे में जी। अच्छी बात ये लगी कि 74 के आंदोलन में
किसी कॉलेज के हेडमास्टर, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल या प्रोफेसर को पुलिस अरेस्ट करती थी इमरजेंसी में, तो पूरे लड़के रोड पर चले आते थे, बड़ा हंगामा होता था। बल्कि वही विद्यार्थी आंदोलन था 74 का, जी जी। वो स्थिति थी। आज किसी कॉलेज किसी प्रिंसिपल को, वाइस चांसलर को रोज ही करप्शन केस में जेल भेज रहा है। तो कभी किसी लड़का, बल्कि लड़का कहता हाँ हाँ चोर तो था ही पहले से, या समाज में सुनते होंगे। एक वाइस चांसलर महोदय ने हमें कहा कि हम इस शहर में बड़ा अच्छा काम किए हैं, हमारे बारे में लोग शहर में क्या कहता है। तो हम उनका नाम नहीं खोले हैं, लेकिन हमने कहा कि आपको ठाकुर सुहाती कुछ बात कर दें कि सच बोल दें। तो उन्होंने कहा सच बोल दीजिए। तो हमने कहा कि आपकी कोई चर्चा ही नहीं है, और आपके ने किसी वाइस चांसलर की चर्चा नहीं। एक समय था कि पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल की चर्चा होती थी, कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल की चर्चा होती थी, या बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल की चर्चा होती थी, या वाइस चांसलर की चर्चा होती थी। अब कौन वाइस चांसलर है? 5 आदमी से आप इंटरव्यू ले लीजिए, बता दिए कहाँ कौन वाइस चांसलर है। आज इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है कि कोचिंग जहाँ 3-4 महीने का सिलेबस का कोर्स होता है, वहाँ के विद्यार्थी उनके लिए रोड पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कम से कम ये कमजोरी तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो हुआ, ये हमको पुराना जमाना क्या था, इतना प्यार वाला वातावरण तो आपस में है कि विद्यार्थी उनके लिए काम कर रहे हैं, विद्यार्थी उनसे इतना प्रेम करते हैं, उसके रोड पर चले जाते हैं। लेकिन ये प्लस पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट पर हमारा सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इसका एक और पहलू, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं तो हम आपको एक और पहलू बताना चाहते हैं, क्योंकि हम इस केस को शुरू से देख रहे हैं। तो 74 की बात आपने की, 74 में कोई भी टीचर आपस में वर्चस्व के लिए नहीं लड़ रहा था। 74 में टीचर्स, प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर्स अगर जा रहे थे जेल में, तो वो देश में जो व्याप्त हालात थे उसका विरोध करने के लिए जा रहे थे, अगर मैं सही हूँ तो। और अभी का जो मसला है वो वर्चस्व की लड़ाई है कि हम बड़े हैं, कि हम बड़े हैं, यही खुल के आ रहा है अभी तक। और अगर आप विद्यार्थियों का बयान अभी सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है कि वो अपने गुरु के साथ में है, लेकिन एक इधर के पक्ष का बच्चा कहता है कि हम फलाने सर के स्टूडेंट हैं, बिना मारे छोड़ेंगे थोड़ी। फिर उधर का कहता है कि हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे क्या, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। तो सर, ये जो दूसरा पहलू है ना, वो बहुत भयावह है। ओपनाइज नहीं करना चाहिए, ओपनाइज करना गलत, विद्यार्थी को ओपनाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी है कि ज़माना बदल चुका है। पहले ज़माने से आज की समस्याओं को अगर हम अध्ययन करेंगे तो नहीं समझ में आएगी बातें। एक पिक्चर भी बना था, इसमें था ये क्या नाम है, अमिताभ बच्चन, उसमें कोई ग्रुप कोचिंग चला रहे हैं। हाँ। और नाम को पिक्चर आरक्षण नाम था, हाँ, शायद वही था, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और मनोज बाजपेयी थे। वहाँ भी इसी ढंग का वार दिखाया था। अब कोई भी कोचिंग वाले, अब कोचिंग में क्या है कि धन भी आ गया है, ब्रांचेज हैं, एक्सपेंशन है, वो साइनिंग है, चमक है, दमक है, रिजल्ट की लड़ाई है। रिजल्ट किसी का अच्छा हुआ तो सब उसको सब ग्रैब करते, मेरा है तो मेरा है। तो ये स्थिति, ये सिचुएशन का डिमांड हो गया है। आपस में झगड़े हो रहे हैं, ये पूरे भारत लेवल पर है। मैंने आपको रोक दिया था, आपके कंक्लूजन का दूसरा पॉइंट हमारा वही है कि जो मैंने कहा कि ओपनाइज कर रहे हैं विद्यार्थी को, ये नेगेटिव पॉइंट है। और जो शिक्षक का जो मूल गुण था वो गायब कहीं से हो रहा है। शिक्षक के मूल गुण में कंपटीशन होना, तो मैंने कहा प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज़ है। आप एक दूसरे से compete करना चाह रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक दूसरे को क्राइम कर करके, एक दूसरे को फंसा करके, क्रिमिनल लॉ से एक दूसरे को फिक्स करना चाह रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा सरस्वती का जिस पर वास होगा, जो सरस्वती की साधना करेगा, देखिए जो आदमी जो काम करता है उसके चेहरे पर वो चीज़ आ जाती है। आप मीडिया जगत में, मीडिया में बहुत पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोग सब हैं जिनका आर्टिकल्स भी आता है और बोलते भी हैं। तो आप जाते हो तो उनके चेहरे पर, उनकी आँखों में वो चीज़ नज़र आती हो कि उन्होंने इतनी किताब पढ़ ली है। तो जिनका अध्ययन ज़्यादा होगा, उनके आँखों पर, उनके चेहरों पर वो चीज़ आ जाती है। आप शिक्षण पेशा में अहेल के बहेल बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माता सरस्वती का अपमान है। बिल्कुल, यानी कि अब वैसे शिक्षकों की कमी हो गई है जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ, भाग तो लिया तुमने। अब बस ये है कि किसी तरह से जीतो, किसी तरह से रिजल्ट लाओ, और कंपटीशन, और ये सिर्फ बच्चों का कंपटीशन नहीं रह गया। और ये सारी चीज़ वहीं से शुरू भी हुई थी। रिजल्ट के बाद किसी ने बोला हमने 10,000 बच्चे पास हुए, हमारे 12,000 बच्चे पास हुए, टोटल मिला के 22,000 हो गया, रिजल्ट 19,000 कुछ का ही हुआ था। समाज में लोगों ने एक विष घोल दिया, एक पागलपन हो गया कि ये परीक्षा कंप्लीट करेंगे तभी इंसान हम बनेंगे, जबकि इंसान किसी भी तरह से आदमी बन जाता है। अब्दुल कलाम तो गए थे एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए, नहीं कर पाए, सुसाइड करने जा रहे थे। वहाँ एक गुस्सेबान गुरु मिले और उनको उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जीवन में बड़े चैलेंजेस सामने पड़े हुए हैं।
या अभी जो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत टैलेंटेड और बहुत लर्नेड जज माने जाते हैं, जस्टिस माने जाते हैं, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की परीक्षा में फेल कर गए थे। तो ये कोई छोटी बहुत लोग जो छोटा समझ काम बीएससी ऑनर्स में अमिताभ बच्चन बीएससी ऑनर्स नहीं कर पाए थे, और जो वेणुगोपाल साहब थे, जो अटॉर्नी जनरल थे, वो भी ऑनर्स नहीं कर पाए थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाए और बाद में राइज कर गए। आप जीवन पर्यंत क्या काम कर रहे हैं, बाद में अपने आप को कितना आप फाइन कर रहे हैं, ये फाइलिंग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, उस पर आपका करियर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने वन टाइम वनडे का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दिया, क्या उससे हो जाइए, कुछ नहीं हो पाइएगा। ये गार्जियन में थोड़ा पागलपन आ गया है इस चीज़ को। संस्कार रहेगा, मेहनत करते रहेंगे तो कहीं न कहीं राइज कर ही जाएंगे। सर, ये भी एक चर्चा का विषय है, एक दिन हम और आप एक और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आंदोलनों का दौर चल रहा है, पेपर लीक होता है, ये होता है, वो होता है, स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं, लेकिन आगे की परीक्षाएं कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब आप जाते हैं तो अगर कोई केस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम एक विस्तार से चर्चा समाज करेंगे। में पेशेंस घट गया है जी। आज भी अखबार में पढ़ रहे थे कि 2 पति पत्नी में इसके लिए झगड़ा हो गया कि खाना ठीक नहीं बना था, और उसके लिए आप मारपीट होते हुए दोनों थाना चले गए। आज के एक पेपर में कहीं मैंने पढ़ा था, तो हमने कहा इतना इम्पेशेंस आदमी में कैसे हो सकता है, खाना ठीक नहीं बनेगा तो मारा मारी हो जाएगा इसके लिए, और क्रोध हो सकता है, छोटी बात हो, इसके मारा मारी कैसे होगा। तो कहीं न कहीं समाज में पेशेंस की कमी है, या समाज कहीं न कहीं से जो एक कहा जाए उस ढंग कोई गुरु या उस ढंग कोई आदर्श पुरुष या ऐसे लोग नहीं हैं जो इस ढंग को। समाज तो चलता है आदर्श से, आज समाज चलता है सोच से, समाज केवल कानून और इन्फोर्समेंट से नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बिहार की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो कानून के विषय में जानकारी दी है, कैसे रोशन आनंद सर को हेल्प मिल सकती है, या फिर कहाँ पे लीप हो सकता है, कहाँ पे लूपहोल्स हो सकता है, ये सारी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम साथ में यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग इस बात में या इस चर्चा में इस बात को ध्यान रखें कि दोनों के बीच में जो खाई है, जो झगड़ा है, और जो विद्यार्थियों पर असर पड़ा वो सब साइड कर जाए, आगे ना बढ़े, वही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग सही चीज़ को भी फैलाएं इस चीज़ से, ताकि ये जो आग लगी है वो आग बुझ जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि विद्यार्थियों का समय किल हो रहा है और बिहार की छवि भी खराब हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर कि ये कौन सी लड़ाई चल रही है। तो बिल्कुल इसी बात पर हम आज के बिहार की बात का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।